वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की प्रश्नावली 4 है और चैप्टर का नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आज हम इस पे ये जानेंगे सारणिक में कि सारणिक होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम बाई चांस मान लें कि कोई हमारे पास इस प्रकार की सारणी दिया हो, A1 A2 और A3 दिया हो, B1 B2 B3 दिया हो, C1 C2 C3 दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहली मेन बात होती है सारणी को हल करना। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या हमारा रो है, क्या हमारा कॉलम है, मतलब क्या हमारी पंक्ति होती है, क्या हमारी स्तंभ होता है। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर हो या तो क्षैतिज हो। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, जो हॉरिजॉन्टल होता है मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। देखो मैं लिखता भी यहाँ चलते चल रहा हूँ, जैसे क्षैतिज लिखा है, क्षैतिज, इसमें इसको कहते क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जो ये लाइनें हैं ये आपकी क्षैतिज लाइनें होंगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपकी क्षैतिज लाइनें होंगी जिनको हम रो कहते हैं, रो। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल लाइनें कौन सी होंगी, जो आपकी ये लाइनें होंगी, ये वाली इनको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉलम, इनको कहेंगे कॉलम। ठीक है, या स्तंभ, या तो स्तंभ बोलेंगे, हिंदी में स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, देखो इनको हम लोग डिनोटेड करते हैं R1 R2 R3 से, इसको डिनोटेड करते हैं C1 C2 C3 से। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी डिटर्मिनेंट्स की कि कैसे पहचानेंगे कि होता क्या है। तो बता दें, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उनको हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल लाइनें हैं उनको हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो ये हुई डिटर्मिनेंट की बात। अब आगे चलते हैं, विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण क्या होता है, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता क्या है। देखिए विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण लीडिंग डायगोनल। ठीक है, देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है ना, ये मैट्रिक्स एक प्रकार की दी गई है। इसके विकर्ण जो हमारे पास मुख्य विकर्ण होंगे, तो बेटा देखिए ये हमारे इसके मुख्य विकर्ण होंगे, ये वाले इसके हमारे पास मुख्य विकर्ण होंगे। ठीक है, तो विकर्ण की बात थी, तो ये हमारे पास इसके मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिख के बता दें तो ये A1 B2 और C3 इसके क्या हो जाएंगे, मुख्य विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखा है सारणिक की कोट या क्रम, ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सारणिक की कोट या क्रम की बात करें तो देखिए अगर हमारे पास कोई सारणिक लिखी है, ये लिखी है A1, ये A2 लिखी है, ये B1 या B2 लिखी है। ठीक है, अगर पूछे इसकी कोट या क्रम क्या है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये द्वितीय क्रम की सारणिक है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं द्वितीय क्रम की सारणिक है। तो इस पे हम लिख सकते हैं कि ये द्वितीय क्रम की सारणिक है। तो हम इसको बता सकते हैं ये द्वितीय क्रम की सारणिक है। भाई कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि सर ये 2x2 क्रम की है, 2x2 क्रम की है। तो बेटा वो भी हम बताएंगे कि ये 2x2 क्रम हम इस सारणिक को नहीं बता सकते हैं।
क्योंकि 2 × 2 क्रम हम नहीं बता सकते, ये भी हम बताएंगे। इसको हम बोलेंगे द्वितीय क्रम की सारणिक है, ठीक है। एक 3 क्रम की होती है, मतलब जैसे क्या लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको कहेंगे सर ये तृतीय क्रम की सारणिक है, 3 × 3 क्रम की सारणिक है। तो बेटा हम इसको 3 × 3 क्रम की सारणिक नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये तृतीय क्रम की सारणिक है, ठीक है। इसको हम तृतीय क्रम की सारणिक बोलेंगे। अब बात आई यहाँ पे कि सर 3 × 3 क्रम की है ये, तो क्या हम 3 × 3 क्रम नहीं बोल सकते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो 3 × 3 क्रम की बोलते हैं तो वो हम बोलते हैं जाके मैट्रिक्स पे। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह जिसको कहते हैं, वो इस प्रकार का बनता है। इसको हम अगर 3 क्रम की है तो 3 × 3 के हम बोल सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 3 1। इसको हम 3 × 3 क्रम की बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे है क्या, ये हमारा आव्यूह होता है। आव्यूह हमारा 3 × 3 क्रम का भी हो सकता है, 4 × 3 क्रम का भी हो सकता है। लेकिन बात जहाँ करें डिटर्मिनेंट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं द्वितीय क्रम की है, तृतीय क्रम की है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इतनी चीज़ और मान लीजिए कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक के रूप पे होता है। स्क्वायर मैट्रिक क्या है बेटा, 2 × 2 का होगा, मतलब द्वितीय क्रम का होगा, 3 × 3 क्रम का होगा, मतलब कि इस प्रकार का होगा, 4 × 4 का होगा, या चतुर्थ क्रम की सारणिक होगी। वो हमेशा होगी तो स्क्वायर मैट्रिक पे ही होगी, अदर पे नहीं होगी। इसलिए हम इसको 3 × 3 नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे तृतीय क्रम की सारणिक या द्वितीय क्रम की सारणिक या चतुर्थ क्रम की सारणिक, ठीक है। क्योंकि इस हमेशा आप क्वेश्चन भी देखिएगा, हमेशा आपको मिलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उप सारणिक या लघु घटक। उप सारणिक या लघु घटक, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई कह दे कि A1 का उप सारणिक बता दे, मतलब क्या कहे, A1 का उप सारणिक बता दो। अगर A1 का उप सारणिक ये पूछे, जिसे ये सारणिक दे रखी, कह रहा है A1 का उप सारणिक बता दें, मतलब हमको A1 की उप सारणिक बतानी है। तो देखिए होता क्या है, जब हम A1 के लिए उप सारणिक बताएंगे तो हमारी ये वाली रो, ये रो और ये कॉलम, ठीक है, वहाँ से शून्य हो जाता है या हट जाता है या छिप जाता है। या तो ऐसे मान ले हम ये पिन रख दें तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों चीज़ खत्म हो गई। जो बची हम वो A1 की उप सारणिक दे सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, B2 B3 C2 C3, ये हमारा क्या बचा, A1 का उप सारणिक बचा, ठीक है। A1 का उप सारणिक पूछा है तो A1 की ये रो ये कॉलम हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो हमारा A1 की उप सारणिक होगा, ठीक है। अगर देखो इसी प्रकार पूछ ले कि C1 की उप सारणिक बता दो, ठीक है, अगर इसी प्रकार पूछे C1 की उप सारणिक, तो चलिए देखिए C1 की उप सारणिक हम ये लिखे दे रहे हैं। C1 की उप सारणिक पूछे तो देखिए C1 की उप सारणिक क्या हो जाएगी, हमारे पास ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो A2 B2 A3 B3, ये हमारी C1 की उप सारणिक बनेगी, ठीक है। ये हमारी C1 की उप सारणिक बनती है, ठीक है। अब जहाँ बात करें शाखंड की, देखिए जहाँ बात करें शाखंड की, देखिए जहाँ बात करें शाखंड की, शाखंड या कोफैक्टर्स, ठीक है, शाखंड या कोफैक्टर। तो अब इसकी शाखंड की बात तो अभी हम लोग पढ़ के हैं, उप सारणिक की है पूरा वही, लेकिन अब इस पे होता क्या है, प्लस माइनस की बात आ जाती है, ठीक है। तो देखिए लगता है हमने थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये A11 मान लो, ठीक है, ये A12 है, ये B13 है, ये C1 है, 2 है, 3 है, 31 है, 32 है, 33 है, ठीक है। अब ये सही है।
तो देखिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सहखंड मतलब कोफैक्टर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे कुछ हमारे प्लस में भी होंगे, कुछ हमारे माइनस में भी होंगे, तो हमको उनका भी ख्याल लेके चलना है और ये भी जानना है कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात है। और ये कैसे हम पता करें कौन सा हमारा प्लस पे होगा, कौन सा हमारा माइनस पे होगा। ठीक है, कौन हमारा प्लस पे होगा, कौन हमारा माइनस पे होगा। तो देखो हमको पता होगा जो सम संख्या होगा, अगर अगर देखिए सम संख्या की बात करें, अगर हमारे पास -1 की पावर 2 लगा है तो ये 1 होगा, ये प्लस पे। अगर यही -1 की पावर 3 लिखा है तो ये हमारे पास -1 मिलेगा। तो सम और विषम अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1+1 है, 1+1 बराबर 2 आएगा, इसका मतलब सम है तो ये हमारा प्लस पे आएगा। इसके बाद देखिए ये 1+2 है तो ये 3 होगा ना, तो ये हमारा माइनस पे चलेगा। ये 1+3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारा प्लस पे चलेगा। देखिए 2+1 ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस पे चलेगा। ये 2 और +2 4 हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस पे चलेगा। ये हमारा 5 विषम हो जाएगा तो माइनस पे चलेगा। ये हमारा सम हो जाएगा तो प्लस पे चल जाएगा। ये विषम हो जाएगा तो ये माइनस पे चलेगा। ये सम हो जाएगा, ये हमारा प्लस पे चलेगा। तो देखिए यहाँ पे A11 जो चलेगा प्लस पे, A12 जो चलेगा, B12 जो चलेगा माइनस पे चलेगा। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस रो में 1 माइनस चल रहा है, इसमें 2 माइनस चल रहा है, इसमें भी 1 माइनस चल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो कोफैक्टर होता है, इस प्रकार से कोफैक्टर को निकाला जाता है। अच्छा हम चलिए एक आधे हम आपको निकाल के भी हम बता दें। तो जैसे बाई चांस हमारे पास कोई एग्जाम्पल के रूम में ले चले, एग्जाम्पल पे अगर हमारा दिया हो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 दे रखा हो। ठीक है, और इसमें पूछ रहा हो कि एक का कोफैक्टर निकाल दो, कोफैक्टर या सहखंड निकाल दो। ठीक है, अब देखिए हमको एक का निकालना है, तो मैंने बताया था ना, जब एक का निकालेंगे ये रो और ये कॉलम हमारा शून्य हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम शून्य हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 8 6 9। ये तो हमारे क्या निकले हैं, उसके सहखंड निकले हैं। लेकिन अभी क्या है, मैंने बताया था ना कौन प्लस पे होता है कौन माइनस पे होता है। तो पहले के लिए चल रहा है, A11 के लिए चल रहा है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं वह A11 के लिए चल रहा है, तो पहले माइनस लगा लेते हैं, फिर A11, इसका मतलब 1+1 सम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर हल करें, देखिए अगर इसको हम हल करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 9×5 45 और -8×6 48। ठीक है, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू पे आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि द्वितीय क्रम के सारणिक का विस्तार और तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार। तो चलते हैं पहले द्वितीय क्रम के लिए। ठीक है, देखिए दे रखा है सारणिक का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अब हमने लिखा है द्वितीय क्रम का सारणिक, द्वितीय क्रम की सारणिक हमारी ये होगी, इसका हमको विस्तार करना है। तो विस्तार करना कोई कठिन नहीं है, आप इसका और इसका तिर्यक गुणा करा लें। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा करा लें, बराबर आपका क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये माइनस कैसे हमने लगा दिया। तो देखिए हम आपसे एक चीज़ बता दें, जब सारणिक का विस्तार किया जाता है, तो पहला आपका प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर आपका प्लस होता है। ठीक है, जब सारणिक तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार करेंगे तब हम आपको बता देंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। और जो बीच पे चिन्ह होता है, हम इस चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये हमेशा माइनस का ही होगा, ये हमेशा कायम में होगा माइनस का। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हैं वो माइनस पे है या प्लस पे है, उस पे ये
ये जो चिन्ह दे रखा है वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा, ये प्लस माइनस प्लस चलता है। अभी हम चल रहे हैं आपके तृतीय क्रम की, ये तो हो गए द्वितीय क्रम के सारणिक का विस्तार। अब चलते हैं तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार, ठीक है। अब देखिए तृतीय क्रम की सारणिक अगर हम लिखें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है। इस सारणिक का हमको क्या करना है, विस्तार करना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए इस सारणिक जब हम विस्तार करेंगे तो मैंने बताया था पहला चिन्ह प्लस का होता है। तो विस्तार के लिए मैं यहाँ से चला, ठीक है। देखिए ये हमारे पास A1 के लिए चले तो मैंने बताया था पहली रो और पहला ही कॉलम ये आपका शून्य हो जाएगा, तो आपका बचेगा B2 C3 और माइनस बताया तो माइनस B2 C3 हो गया और B3 C3, ठीक है। B3 C2 हो जाएगा, B3 C2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बताया था दूसरा चिन्ह माइनस का होता है, माइनस का B1 आ गया। और जब इसके लिए विस्तार करेंगे तो देखिए ये वाली रो ये वाला कॉलम हमारा खत्म हो जाएगा, तो A2 C3 आ जाएगा, A2 C3 आ जाएगा, ये हो जाएगा और A3 C2 हो जाएगा, A3 C2 हो जाएगा। प्लस C1 के लिए जब चलेंगे तो ये कट जाएगा, A2 B3 हो जाएगा, A2 B3 हो जाएगा और A3 B2 हो जाएगा, A3 B2 हो जाएगा। ये होगा हमारा तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार, ये हुआ द्वितीय क्रम के सारणिक का विस्तार, ठीक है। बात करें सैरस वृत्त की, एक्सपेंशन बाय द साइरस डायग्राम की, ठीक है। तो अगर हम साइरस वृत्त की बात करें, साइरस डायग्राम की बात करें तो देखिए इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ये होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 होता है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना, देखिए साइरस डायग्राम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। होता क्या है, जो हमारा एलिमेंट्स दिए होते हैं या जो हमारे सारणिक पे या डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 दे रखा है। इसके बाद होता क्या है, हम पहले कॉलम को उठा के तीसरे कॉलम के बगल में रखते हैं। तो ये हो गया A1 A2 A3। इसके बाद क्या होता है, दूसरे कॉलम को उठा के पहले कॉलम के बगल में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, ठीक है। फिर देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो क्रॉस हमारा चलता है ये इस प्रकार A1 से B2 और B2 से C3 काहे में चलेगा, प्लस पे चलता है। फिर B1 से C2 चलेगा, C2 से A3 चलेगा, ये हमारा प्लस पे चलेगा। और C1 से A2 और A2 से B3 ये भी हमारा प्लस पे चलता है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो देखिए ये हमारा A3 से B2 जाएगा, B2 से C1 जाएगा, B3 से C2 जाएगा, C3 से A1 जाएगा, C3 से A2 जाएगा और A2 से B1 जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ चलेंगे ये हमारे सारे माइनस पे होंगे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये सारे हमारे जो होंगे माइनस पे होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए डेल्टा बराबर हम लिखते हैं तो इसका गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A1 B2 C3, फिर हमारे पास प्लस लगा है तो हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर B1 C2 A3 B1 C2 A3, फिर हमारे पास प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे C1 A2 B3 C1 A2 B3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक कोष्टक पे बंद कर लेते हैं। और देखिए दूसरी बात, अब हम जब नीचे से ऊपर चलेंगे ये हमारा माइनस होता है, ठीक है। माइनस को अगर हम बाहर कॉमन निकाल के रख लें इस प्रकार से तो अब जो अंदर हमारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सब हमारे प्लस पे हो जाएंगे। तो देखिए जब इसके लिए हम चले, अब नीचे से ऊपर चलना है तो ये हो जाएगा A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस
C3, A2, B1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साइरस विधि होती है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन भी हो रख के मान उसका आराम से निकल सकता है। ठीक, तो साइरस विधि हो गई। अब हमारा बचता है क्रैमर का नियम। अब देखिए क्रैमर का नियम क्या होता है या क्रैमर रूल क्या होता है। ठीक है, हमारे पास तीन सारणी इस प्रकार से दी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 समीकरण नंबर 1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d समीकरण नंबर 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d2 समीकरण नंबर 2। सबसे पहले तो हम इतना ध्यान दें कि हमारा इससे लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला क्या होता है, ax बराबर b होता है। ठीक है, हमको a का मान चाहिए, x का मान चाहिए, b का मान चाहिए। तो देखिए जब हम a का मान निकालेंगे, a का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो जो हमारे पास x के एलिमेंट हैं, ठीक है, जो x के हैं और जो y के हैं, जो z के हैं, ये हमारा a बन के निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमारे पास a बन के निकल आएगा। बात हम x की करते हैं, तो अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो x y z ये हमारे x के गुणांक हो जाएंगे, x y z। ठीक है, और हम बात करते हैं बराबर b की, तो b बराबर हमारे पास हो जाएगा d1 d2 d3। ठीक है, ये तो हमारा था फार्मूला। फार्मूले के बेस से हमने ये सब बना के आपके सामने रख दिया। आप भी बना सकते हैं, जो x का है वो a हो जाएगा, y का b1 हो जाएगा, z का c1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, छोटा सा तरीका है, इसमें x y z के मान पूछे जाते हैं। देखिए मैं बता दूं, इसमें x बराबर पूछा जाता है, x का मान, y का मान, z का मान पूछा जाता है। निकलता क्या है, देखिए इस पे निकलता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा का मान निकलेगा, इस पे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा का मान निकलेगा, इस पे डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा का मान निकलेगा। और देखिए डेल्टा भी निकालते हैं, तो हमने बताया कि यहाँ x का मान डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, y का मान डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z का मान डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से निकलेगा। अब डेल्टा कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा जो आपका निकलेगा वो आपका जो ए डिटर्मिनेंट दिया है, इससे हम डेल्टा का मान निकालते हैं। तो देखिए इसका ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, अब आप लोग इसका विस्तार तो कर ही सकते हैं, इसका जो विस्तार आप करेंगे उससे क्या होगा, डेल्टा का मान निकलेगा। ठीक है, इसका विस्तार करने का काम आपका है, विस्तार कर लोगे। अभी आगे एक क्वेश्चन विस्तार करके हम बता के आए। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा 1 की। ठीक है, डेल्टा 1 की बात करें तो देखो डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, जब डेल्टा 1 निकलेगा, जो हमारा डेल्टा का डिटर्मिनेंट हमारा दिया होता है, और जो उसका जो C1 करे कॉलम, जो कॉलम फर्स्ट होता है वो हमारा हट जाता है, और वहाँ एलिमेंट बी के जो एलिमेंट दिए होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट हमारे वही लिख दिए जाते हैं जो डिटर्मिनेंट डेल्टा के दिए होते हैं। तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये इस प्रकार से आपका डेल्टा 1 का मान निकलेगा। आप डेल्टा 1 का विस्तार कर लेंगे तो डेल्टा 1 का मान निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा 2 की। डेल्टा 2 की, तो हमारे पास जो डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया रखा है, इस डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट जैसे लिखे होंगे वैसे ही लिख दिए जाएंगे, और जो हमारे पास दूसरी कॉलम दे रखा है, दूसरा जो कॉलम दे रखा है, उस कॉलम को हटा के हम बी को फिर वहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा D1 D2 D3। इसके बाद जो कॉलम तीसरा लिखा होता है उसको हम सेम उसी प्रकार से उतार देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, डेल्टा 2 का मान निकलेगा। ठीक, इसके बाद बात करें डेल्टा 3 का। देखिए डेल्टा 3 का मान कैसे निकलेगा, हमारे पास जो डेल्टा का मान दिया होता है, एलिमेंट डिटर्मिनेंट दिया होता है,
क्या दिया है, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, B1 दिया है, B2 दिया है और B3 दिया है। ये सेम हम उतार देते हैं और तीसरा जो कॉलम होता है वहाँ उठा के B के एलिमेंट्स वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा D1, D2, D3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका सभी का विस्तार करेंगे। जो मान आएगा तो उसको हम लिख लेंगे, जो मान आएगा उसको हम लिखेंगे x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 का जो मान आएगा विस्तार करने के बाद, सॉल्व करने के बाद उठा के यहाँ रखेंगे, जो डेल्टा का मान आएगा उसको रख के यहाँ पे भाग दे के काट लेंगे, जो मान आएगा वो उसका x का मान आएगा। इसके काटने के बाद x बराबर जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा रख के इसको काटेंगे, जो इसके काटने के बाद मान आएगा वो y का मान हो जाएगा। इसी प्रकार z का मान निकालेंगे, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा का मान रख के जो इसके काटने से मान आ जाएगा वो z का मान हो जाएगा। और वही आपके क्या हो जाएंगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी।